दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 18 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल में ईरान के न्यूक्लियर हथियार का खौफ, ईरान की फैक्ट्रियां पूरी रफ्तार से उगल रही मिसाइलें, गैस के नाम पर बड़ा खेल, इसराइल और मिस्र के बीच अरबों डॉलर की डील, जर्मनी ने इसराइल से किया अरबों डॉलर का नया हथियार सौदा, सीज फायर के बाद भी गजा बेहाल, अब बारिश और ठंड का कहर, वेस्ट बैंक को इसराइल में मिलाने के प्लान पर डोनाल्ड ट्रंप का आया पैगाम, और सूडान में सीज फायर की बात, हुथीस पर भी अमेरिका और यूएई का फोकस। करते हैं शुरुआत इस शो की। कई अहम खबरें हैं। इसराइल में ईरान का खौफ बैठ चुका है, न्यूक्लियर हथियार का खौफ तारी है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदेओन सआर ने खुद खुलकर कबूल कर लिया है कि ईरान अब इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अल अरेबिया इंग्लिश को दिए इंटरव्यू में गिदेओन सआर ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश में लगा है और ये सिर्फ इसराइल का नहीं, अब पूरे रीजन का मसला है। गिदेओन सआर ने याद दिलाया कि जून में हुई 12 दिन की जंग के दौरान अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे। यानी इसराइल अकेला नहीं था, अमेरिका भी मैदान में था। बावजूद इसके ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सलामत है और अब डर इस कदर बढ़ गया है कि मोसाद का चीफ डेविड बार्निया भी खुद सामने आकर बयान दे रहा है। कल ही हमने आपको बताया था कि डेविड बार्निया ने कहा है कि ईरान के दिल में आज भी न्यूक्लियर बम बनाने की चाह जिंदा है। बार्निया ने कहा था कि न्यूक्लियर बम बनाने का ख्वाब आज भी उनके दिलों में धड़क रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, जो काफी हद तक तबाह हो चुका है, दोबारा एक्टिव ना होने पाए, और ये सब अमेरिका के साथ मिलकर किया जाएगा। मतलब साफ है, इसराइल को अब सिर्फ शक नहीं, ईरान से सीधा खौफ है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, तेजी से बना रहा है। और फिर इसराइल वही बात कह रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर हमें ईरान को रोकना होगा। इट मीन्स कि अगर फिर से कोई नए हमले का प्लान इसराइल बनाता है तो उसको अमेरिका की हथेली नीचे से चाहिए होगी कि वो उसे उठाए ऊंचाई पे और इसराइल उस ऊंचाई से बम फेंक सके ईरान पर। बात आप समझ गए होंगे। और यही वजह है कि मोसाद का चीफ, इसराइली फॉरेन मिनिस्टर और पूरा इसराइली सिक्योरिटी सिस्टम एक सुर में बोल रहा है, ईरान बेहद खतरनाक है। दूसरी खबर सुनिए, ईरान की फैक्ट्रियां लगातार मिसाइलें उगल रही हैं। ये ईरान का खुला ऐलान है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्समैन ने साफ लफ्जों में कहा कि 12 दिन की जंग के बाद भी ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन एक पल के लिए भी नहीं रुका। लगातार मिसाइलें फेंकता रहा हमारा पूरा जो नेटवर्क था फैक्ट्रीज का। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुई। यहाँ ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि मिसाइल बनाना ईरान ने इस्लामी इनकलाब की शुरुआती दौर और सद्दाम हुसैन के खिलाफ चली 8 साल की जंग के वक्त से ही शुरू कर दिया था, कोई आज की बात नहीं है। शिकारची ने कहा कि हम जैसे जैसे इनकलाब और सेक्टर डिफेंस में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हम मजबूत होते गए। उस जंग से, सद्दाम वाली जंग से हमने सीख लिया कि अगर जिंदा रहना है तो मिसाइल, जंगी जहाज और अपने हथियार खुद बनाने होंगे। उन्होंने दावा किया, शिकारची ने, कि जून में हुई 12 दिन की जंग के दौरान ईरान की देसी मिसाइलों ने दुश्मन के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर एम टारगेट्स को तबाह कर दिया। शिकारची के मुताबिक फतह नाम की ईरान की एक मिसाइल उन हथियारों में शामिल थी जिसने इसराइल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को चीर कर रख दिया और बिल्कुल सटीक निशाने लगाए। आखिर में उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि जंग के बाद ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। हमारी वेपन फैक्ट्रियां लगातार चल रही हैं, एक पल के लिए भी मिसाइल बनाने का काम बंद नहीं हुआ है। यानी मिसाइल प्रोडक्शन दनादन चालू है। दोस्तों, इस बयान का मतलब साफ है कि जंग खत्म हुई है, लेकिन ईरान की तैयारी बिल्कुल नहीं। अब आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सुन लीजिए। सुनने वाले इसे अपने अपने नजरिए से सुनेंगे, मैं आपको खबर के नजरिए से सुना दे रहा हूं। इसराइल और मिस्र के बीच एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल बड़ा सौदा साइन हो गया है। इसराइल ने मिस्र को गैस सप्लाई करने का अब तक का सबसे बड़ा सौदा, सबसे बड़ी डील पास कर दी है। इसराइली सरकार के मुताबिक ये करीब 34.7 अरब डॉलर का नेचुरल गैस एग्रीमेंट है, जो सीधे लेवायथन गैस फील्ड से मिस्र तक जाएगा। इस सौदे की अहमियत कितनी ज्यादा है
उसे बेंजामिन नेतन्याहू के एक जुमले में या एक लफ्ज में समझिए। नेतन्याहू ने, इसराइली पीएम ने इसे हिस्टोरिक मोमेंट बताया और कहा कि ये इसराइल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैस सौदा है। ये डील अगस्त में यानी गजा पर जारी कत्लेआम के दौरान ही साइन हो चुकी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल और प्राइस से जुड़े इश्यूज की वजह से कुछ वक्त के लिए अटक गई थी। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भी इस डील को आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाला था। सीज फायर गजा में करवाने की एक कीमत मिस्र ने यह भी चुकाई, ये कहा गया। इस डील के तहत अमेरिकी कंपनी शेवरॉन और इसराइली कंपनियां मिलकर मिस्र को गैस सप्लाई करेंगे। इसराइल की साइड का दावा है कि इससे रीजन में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। मिस्र के लिए यह डील इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। 2022 के बाद से मिस्र की अपनी गैस प्रोडक्शन गिर चुकी है। उसे एलएनजी इंपोर्ट पर अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं घर की गैस के लिए। अब मिस्र अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तेज़ी से इसराइल पर डिपेंड होता जा रहा है। यानी मिस्र आने वाले वक्त में इसराइल के खिलाफ बोल भी नहीं पाएगा, वरना उसके मुल्क में चूल्हों की आग मंद पड़ जाएगी या महंगी हो जाएगी। यानी गैस के नाम पर इसराइल और मिस्र की डील मजबूत हुई है और एनर्जी गेम में नया चैप्टर खुल गया है। ये खबर हमें बताती है कि दुनिया में अपने लोगों और अपने मकसद से ज़्यादा परवाह न किसी और के मकसद की होती है, न किसी और के लोगों की। हाँ, इस खबर में मेरा एक शुबा है। क्या जो मिस्र अब तक कहता आ रहा था कि हम फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नहीं होने देंगे, मिस्र को वो रास्ता नहीं बनने देंगे जहाँ से गज़ा को खदेड़ा जाए, गज़ा के लोगों को, सिनाई का रास्ता हम नहीं खोलेंगे, कहीं से भी फ़लस्तीनियों को नहीं निकलने देंगे, फ़लस्तीनी अपनी ही ज़मीन पर रहेंगे, अगर वो निकल गए तो इसराइल कब्ज़ा लेगा गज़ा को हमेशा हमेशा के लिए। क्या इस डील के बदले कहीं कोई दरवाज़ा तो नहीं खुल जाएगा जिससे गज़ा के लोगों को खदेड़ा जा सके? हम देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। जर्मनी ने इसराइल के साथ मिसाइल पार्टनरशिप और ज़्यादा बढ़ा दी है और $3.5 बिलियन अब जर्मनी खर्च करेगा। जर्मनी ने इसराइल के साथ अपने मिसाइल डिफेंस डील को और बढ़ा दिया है। जर्मन पार्लियामेंट ने $3.5 बिलियन की नई डील को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसराइल के एरो 3 मिसाइल सिस्टम के लिए और इंटरसेप्टर मिसाइलें खरीदी जाएंगी। ये मिसाइलें खरीदने का ही सारा सौदा है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब गजा में सीज फायर के बावजूद इसराइली हमले जारी हैं और 2 साल में 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। एरो सिस्टम इसराइल का है, जर्मनी ने पहले ही खरीद रखा, अब उसके लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें खरीदी जाएंगी। जो सब कुछ गजा में हुआ, उस सब के बावजूद इसराइल और जर्मनी का तालमेल, मिलिट्री तालमेल गहरा हो रहा है। ये नई डील जर्मनी के करीब 50 बिलियन यूरो के बड़े डिफेंस पैकेज का हिस्सा है। एरो 3 सिस्टम की पहली खेप इसी महीने जर्मनी को मिली थी, जिसकी कीमत करीब 4 बिलियन यूरो थी। अब इस एक्सपेंशन के बाद पूरी एरो डील की वैल्यू लगभग $8 बिलियन तक पहुंच गई है। ये डील इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील मानी जा रही है। इसराइल हर तरफ बड़ी डील कर रहा है, मिस्र हो चाहे जर्मनी। खैर, खास बात यह है कि ये पहली बार है जब एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे इसराइल कॉम्बैट टेस्टेड बताता है, यानी जंग में यूज हुआ बताता है ईरान या किसी के भी खिलाफ, वो किसी दूसरे मुल्क में पूरी तरह अलग से ऑपरेट किया जाएगा, इसराइल का ये सिस्टम। इधर दूसरी तरफ इसराइली मिलिट्री गजा में तबाही मचा रही है। सिविलियन इलाके, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी की पूरी आबादी इसकी कीमत चुका रही है। यानी एक तरफ गजा जल रहा है और दूसरी तरफ मिसाइलों की अरबों डॉलर की डील पर दस्तखत हो रहे हैं। जर्मनी भी कभी कभी गजा के लिए बोलता है। जर्मनी भी कहता है कि हम हथियार रोक देंगे इसराइल को, फिर जर्मनी हथियार खरीदता है, इसराइल की इकनॉमी को बूम करता है और इसराइल को भी हथियार देता है। जो बयान तालियों के लिए दिए जाते हैं वो अलग होते हैं। धमकियां, वार्निंग, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये रोक देंगे, वो, ये सारे बयान अलग होते हैं। अंदर से हर मुल्क अपना ही फ़ायदा देखता है, क्योंकि उस फ़ायदे से उसकी आवाम को फ़ायदा होता है और आवाम के फ़ायदे से उसको वोटों का फ़ायदा होता है, वरना उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मसला हो जाएगा। तो सब कुछ दुनिया में फ़ायदे के लिए चलता है, वरना क़यामत के रोज़ ये नफसी नफसी क्या, यही है इंसान। आप किसका ज़मीर जगाना चाहते हैं? किसका? मतलब परस्ती हज़रत आदम के ज़माने से, उनकी औलादों के ज़माने से चली आ रही है। आप किसका? यहाँ मैं देखता हूँ बहुत से लोग ज़मीर की बात करते हैं। अरे क्या ज़मीर की? भाई भाई का हक दबाए बैठा हुआ है।
एक ही घर में। चचा की दीवार अपनी दीवार से ऊंची नहीं बननी चाहिए, हमारी तरफ एक ईंट अगली नहीं आनी चाहिए। हम इन चीज़ों में उलझे हुए हैं और हम मुल्कों से कहते हैं कि अपने लोगों का और अपना इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, और आप जाइए, कोई नहीं मदद करता सर। हमारे और आपके मोहल्लों में, गलियों पे, नालियों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फूट जाते हैं लोग, कत्ल तक हो जाते हैं, गाड़ी बैक करने में कत्ल हो जाता है। सारे काम अपने फायदे, अपने मतलब के लिए इस दुनिया में हर कोई करता है, 1% को एक्सेप्शनल आप छोड़ दीजिए। गजा पर इसराइल की मार तो कुछ वक्त के लिए थमी है, लेकिन अब मौसम की मार गजा को तोड़ रही है। यूएन की एजेंसी UNRWA ने कहा है कि बायरान तूफान जो आया था उसने गजा में हालात और भी बदतर कर दिए हैं। हजारों लोग जो टेंट्स या टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, उनके लिए जिंदगी और मुश्किल हो गई है। UNRWA के मुताबिक तेज बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से टेंट्स में पानी भर गया है। लोगों की चादरें, कपड़े और खाने का सामान सब भीग चुका है। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि ज़मीन कीचड़ बन गई है और लोग पूरी रात ठंड में उसी ज़मीन पर कांपते रहते हैं। एजेंसी ने साफ कहा है, UNRWA ने, कि इसराइल कई महीनों से गजा में डायरेक्ट मदद पहुंचाने से रोक रहा है या पहुंचने देने से रोक रहा है, जिसकी वजह से राहत का काम बेहद लिमिटेड, बेहद महदूद हो गया है। कहीं कहीं टूटे हुए मकान गिरने से लोग मारे गए हैं और ठंड की वजह से बच्चों की भी जान गई है। पिछले हफ्ते से अब तक हज़ारों टेंट्स पानी में डूब चुके हैं। सैकड़ों फैमिलीज खुले आसमान के नीचे बिना गर्म कपड़ों के और बिना किसी शेल्टर के फंसी भी हैं, जी रही हैं, सांस ले रही हैं। वेस्ट बैंक एनेक्स नहीं होगा, यानी इसराइल में नहीं मिलाया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का साफ मैसेज है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट बैंक की किसी भी हिस्से को एनेक्स करने की इजाजत नहीं देंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस की डिप्टी एम्बेसडर जेनिफर लोसेटा ने कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि वेस्ट बैंक में वायलेंस फौरन खत्म हो। उनका कहना था कि अमेरिका का फोकस इसराइल को सिक्योर रखने और गजा और वेस्ट बैंक में स्टेबिलिटी बनाए रखने पर है। लोसेटा ने दो टूक कहा, वेस्ट बैंक एनेक्स नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हर रोज इसराइल फ़लस्तीन की जो ज़मीनें कब्जाता जा रहा है उसके खिलाफ अमेरिका कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो क्या है? एनेक्सेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक साथ सब कुछ किसी का ज़मीन का टुकड़ा या किसी मुल्क को अपने में मिला लेना। हल्के हल्के काम जो हो रहा होता है उसे क्या कहा जाएगा? एक भू माफिया गुंडागर्दी करके ज़मीनें कब्जा रहा है, ये कहा जाएगा। वेस्ट बैंक में करीब 27 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं जो इसराइली मिलिट्री कब्जे में लिमिटेड सेल्फ रूल में जी रहे हैं, जबकि वहां बड़ी तादाद में नाजायज इसराइली सेटलर्स भी बसे हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि वेस्ट बैंक नहीं कब्जाया जाएगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में बैठकर अपनी टेबल पर पेन दिखाते हैं और पेन के एक होल से और पूरे पेन को दिखाकर कहते हैं कि देखो इसराइल पूरी दुनिया में कितना सा है, ये सब पूरा बड़ा रीजन है, अगर थोड़ा ये इन सब में से कुछ मिल भी जाए इसराइल को ज़मीनें तो क्या मसला है, इतना छोटा सा, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। और वही कहते हैं कि वेस्ट बैंक कब्जाया नहीं जाएगा, तो नियत और बयान दोनों पर शक खड़ा हो जाता है। सूडान में सीज़फायर और यमन में स्टेबिलिटी, ये अमेरिका UAE के बीच हुए डिस्कशन का मौजू है। ज़रा सुनिए। अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने UAE के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद से फ़ोन पर बात की। बातचीत में सूडान में फ़ौरन ह्यूमैनिटेरियन सीज़फायर की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक दोनों ने यमन की स्टेबिलिटी पर चर्चा की और कहा कि ईरान बैक्ड हुथी फाइटर्स के खिलाफ हालात काबू में रखना ज़रूरी है, यानी सूडान के साथ साथ यमन की बातें हो रही हैं। अमेरिका ने साफ किया कि सूडान की जंग और यमन की उथल पुथल दोनों इलाके के लिए बड़ा ख़तरा बने हुए हैं। हमें दोनों से निपटना होगा, सूडान में सीज़फायर कराना होगा, हुथी से निपटना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।